गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने दूध के क्वालिटी कंट्रोल इन मिल्क के बारे में डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने कितना प्रयोग कर चुके हैं। तो इसमें हमने 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ हम 5वें से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। 5वें नंबर पे दिया है अम्लीयता परीक्षण, जिसे हम एसिडिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। ताज़े दूध में अम्लता 0.12 से लेकर 0.16% तक होती है। ताज़े दूध का पीएच मान 6.7 होता है। अम्लीयता परीक्षण जो होता है वो नॉर्मलिटी बटे 9 सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार द्वारा ज्ञात करते हैं। अम्लीयता प्रतिशत इक्वल टू नॉर्मलिटी अपान 9 सोडियम हाइड्रोक्साइड ml में इंटू 0.01 का मल्टीप्लिकेशन करके अपान मिल्क का ml में, यानी मिल्क को ml में लेके इंटू 100 कर देते हैं। तो हमारी दूध की अम्लता निकल के चली जाती है। दूध की अम्लता ज्ञात करने के लिए पेट्री प्लेट में 1 ml फिनोप्थेलिन इंडिकेटर काम में लेते हैं। यानी दूध की अम्लता ज्ञात करने के लिए पेट्री प्लेट में 1 ml फिनोप्थेलिन सूचक या फिर इंडिकेटर काम में लेते हैं तथा इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार मिलाने पर दूध का रंग गुलाबी हो जाता है। वह बिंदु अम्लता का पाठ्यांक होता है तथा इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार मिलाने पर दूध का रंग गुलाबी हो जाता है। वह बिंदु अम्लीयता का पाठ्यांक होता है। नेक्स्ट, फैट टेस्ट। दूध का वसा परीक्षण ब्यूटाइरोमीटर से गर्भन मशीन द्वारा किया जाता है। वसा परीक्षण हेतु ब्यूटाइरोमीटर में 10 ml सल्फ्यूरिक अम्ल, 10.75 ml दूध तथा 1 ml एमाइल एल्कोहल का प्रयोग करते हैं। फिर से वसा परीक्षण हेतु ब्यूटाइरोमीटर में 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाता है और 10.75 ml दूध लिया जाता है और 1 ml एमाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। इसमें वसा परीक्षण अपकेंद्री बल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर आधारित है। गर्बर मशीन को 1100 आरपीएम पर 5 मिनट तक चलाते हैं। यानी गर्बर मशीन को 1100 आरपीएम पर 5 मिनट तक चलाते हैं। ब्यूटाइरोमीटर में वसा का पाठ्यांक अर्धचंद्रक के निम्न स्तर को पढ़ा जाता है। ब्यूटाइरोमीटर में वसा का पाठ्यांक अर्धचंद्रक के निम्न स्तर को पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है 7वें नंबर पर दिया है सॉलिड नॉट फैट। 7वें नंबर पे क्या दिया है? तो 7वें नंबर पे सॉलिड नॉट फैट दिया है। दूध के कुल ठोस पदार्थ से वसा निकालने के बाद बचे पदार्थों का वसा रहित ठोस एसएनएफ कहलाता है। फिर से दूध के कुल ठोस पदार्थ से वसा निकालने के बाद, यानी कि दूध के टोटल सोल्यूबल सॉलिड से फैट निकालने के बाद बचे पदार्थों को सॉलिड नॉट फैट के नाम से जानते हैं। जैसे कि SNF इक्वल टू होता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स, यानी टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स माइनस फैट, यानी कि टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स में से, यानी टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स में से या फिर TSS में से हम जब फैट को माइनस कर देते हैं तो उसी से उसके बाद जो बचा पदार्थ होता है वो सॉलिड नॉट फैट कहलाता है। जहाँ पर SNF का मतलब होता है वसा रहित ठोस पदार्थ, जबकि TS का मतलब होता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स, F का मतलब होता है फैट। नेक्स्ट पॉइंट, दूध में पानी मिलाने पर वसा रहित ठोस पदार्थ कम हो जाता है। यानी दूध में पानी मिलाने पर जो SNF होता है, जिसे हम सॉलिड नॉट फैट के नाम से जानते हैं, कम हो जाता है। दूध में सेपरेटा मिलाने या थोड़ी वसा निकालने पर SNF में वृद्धि हो जाती है। फिर से दूध में सेपरेटा मिलाने या थोड़ी वसा निकालने पर, यानी दूध में सेपरेटा मिलाने या थोड़ी वसा निकालने पर SNF में वृद्धि हो जाती है। जबकि दूध में पानी मिलाने पर जो SNF होती है उसमें कमी हो जाती है। जबकि सेपरेटा दूध इसमें हम मिलाते हैं या फिर थोड़ी बहुत वसा इससे निकाल लेते हैं तो SNF में वृद्धि हो जाती है। जस्ट अपोजिट कार्य है। गाय के दूध में पानी ज़्यादा होने पर SNF कम होता है। यानी कि गाय के दूध में पानी ज़्यादा होने पर SNF की मात्रा कम होती है। जबकि भेड़ व भैंस के दूध में लैक्टोज व प्रोटीन की मात्रा अधिक होने पर SNF 9 तक होती है। फिर से गाय के दूध में पानी ज़्यादा होने पर SNF 8.5
यानी कि गाय के दूध में पानी ज़्यादा होने पर एसएनएफ कम 8.5% तक होता है, जबकि भेड़ व भैंस के दूध में लैक्टोज व प्रोटीन की मात्रा अधिक होने पर एसएनएफ 9 तक होती है। नेक्स्ट है अन्य परीक्षण, जिसे हम अदर टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसमें हंसा टेस्ट करते हैं। इससे भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट का पता लगाया जाता है। यानी इससे भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट का पता लगाया जाता है हंसा टेस्ट के द्वारा। दूसरे नंबर पर आता है नाइट्रेट टेस्ट। यह दूध में वर्षा जल की मिलावट या फिर उपस्थिति को दर्शाता है। यानी कि नाइट्रेट टेस्ट जो होता है यह दूध में वर्षा जल की मिलावट या फिर उपस्थिति को दर्शाता है। जबकि आयोडीन टेस्ट जो होता है यह दूध में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट मेथड है घी। डिस्कस अबाउट घी। दूध का वह उत्पाद या फिर प्रोडक्ट जिसमें वसा की मात्रा 99% तक प्योर रूप में पाई जाती है एवं 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर यह अर्ध तरल या फिर सेमी लिक्विड या फिर लिक्विड अवस्था में रहता है, वह घी कहलाता है। फिर से दूध का वह उत्पाद जिसमें वसा की मात्रा कम से कम 90% तक प्योर रूप में पाई जाती है। ठीक, मात्रा 90% तक शुद्ध रूप में पाई जाती है एवं 20% तापमान पर इसे गर्म करने पर यह लिक्विड रूप में या फिर सेमी लिक्विड रूप में हो जाती है, तो उसी को हम घी कहते हैं। घी में स्वतंत्र फैट या फिर सैचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा 0.5%, पानी की मात्रा जो है 0.5% से कम होती है। फिर से घी में स्वतंत्र फैट की मात्रा 0.5% तक होती है। यानी कि घी में जो स्वतंत्र फैट या फिर जो फ्री फैट होते हैं या फिर सैचुरेटेड स्वतंत्र यानी फ्री फैट की मात्रा जो होती है 0.5% तक, जबकि पानी की मात्रा घी में कितनी होती है तो 0.5% से कम पाई जाती है। यह ट्राइग्लिसराइड वसा के सहयोग से बना उत्पाद है। यानी कि जो घी होता है वो ट्राइग्लिसराइड फैट के सहयोग से बना उत्पाद है। घी बनाने के लिए उपयुक्त तापमान जो था 110 से लेकर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, घी को प्रकाश की उपस्थिति में रखने के कारण इसमें दुर्गंध पैदा हो जाती है, जिसे हम रेंसिडिटी के नाम से जानते हैं। बटर का संगठन क्या होता है तो बटर में 14% तक पानी होता है, 82% तक फैट होता है, 1% प्रोटीन होता है, 2% तक नमक होता है। फिर से बटर का जो संगठन होता है, बटर को हम मक्खन के नाम से जानते हैं। तो मक्खन में पानी की मात्रा कितनी होती है तो मक्खन में पानी की मात्रा केवल 14% तक होती है और फैट की मात्रा इसमें 82% तक होती है। प्रोटीन की मात्रा इसमें 1% तक होती है, जबकि नमक की मात्रा 2% तक होती है। सीधा फंडा ये है कि घी में फैट की मात्रा 99% तक होती है। यानी कि 99% तक होती है। पानी की मात्रा 0.5% से कम होती है, जबकि फैट की मात्रा जो होती है तो स्वतंत्र फैट यानी कि फ्री फैट की मात्रा उसमें कितनी होती है तो उसमें जो घी में स्वतंत्र फैट यानी कि फ्री फैट की मात्रा जो होती है 0.5% तक होती है। अब वहीं बात करते हैं बटर या फिर मक्खन में, तो मक्खन में 14% तक फैट की मात्रा पाई जाती है, 14% तक पानी की मात्रा पाई जाती है, 82% फैट की मात्रा पाई जाती है, 1% इसमें प्रोटीन पाया जाता है और 2% तक नमक पाया जाता है। नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट दही। यह दूध का किण्वित पदार्थ है। यानी कि दही जो होता है वो दूध का किण्वन करके बना हुआ पदार्थ है। दूध को उबालकर 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक ठंडा करके उचित तापमान में यानी उचित मात्रा में 1 से 3% तक जामन या फिर स्टार्चर मिलाकर 8 से 10 घंटे रखने पर प्राप्त होता है। फिर से बात करते हैं, यह दूध का किण्वित पदार्थ है। यानी कि दही जो होता है वो दूध से बना गया फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है। दूध को पहले 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उबाला जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है, फिर ठंडा करने के बाद उसमें 1 से 3% तक स्टार्टर कल्चर या फिर जामुन मिलाते हैं, फिर उसको 8 से 10 घंटे तक रख दिया जाता है, फिर उससे जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसी को हम दही कहते हैं। गर्मियों में जामुन की मात्रा 1% से कम मिलाते हैं तथा 8 से 10 घंटे में दही तैयार हो जाती है। फिर से गर्मियों में जामुन की मात्रा 1% से कम मिलाते हैं तथा 8 से 10 घंटे में दही तैयार हो जाती है, जबकि सर्दियों में जामुन की मात्रा 1 से 3% तक मिलाते हैं तथा दही जो होता है वो 12 से 14 घंटे में दही तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम लगता है।
ज़्यादा मात्रा लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम मात्रा लगाएंगे तो कम टाइम लगेगा। गर्मी में 8 से 10 घंटा लगता है दही तैयार होने में और 1% से कम ही स्टार्टर कल्चर मिलाया जाता है, जबकि सर्दी के महीने में 12 से 14 घंटे का समय लगता है और 1 से 3% तक स्टार्टर कल्चर की मात्रा मिलाई जाती है। दही में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? तो दही में कैल्शियम की मात्रा 0.12 से लेके 0.14% तक होती है, यानी कि दही में जितना कैल्शियम पाया जाता है उतना ही दूध में अम्लता पाई जाती है, यानी कि ताज़े दूध की अम्लता भी उतनी ही होती है, यानी कि 1200 से 1400 ppm, यानी दूध और दही, यानी कि ताज़े दूध का अम्लता कितना होता है? तो 0.12 से लेकर 0.14 तक होता है। ठीक उतना ही कैल्शियम की मात्रा दही में पाई जाती है, कितना? 0.12 से लेकर 0.14% तक। जबकि फास्फोरस की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो दही में फास्फोरस की मात्रा 0.09 से लेकर 0.11% तक, यानी कि 900 ppm से लेकर 1100 ppm मात्रा फास्फोरस की पाई जाती है दही में। खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी दही में जो मिनरल मैटर होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि कैल्शियम 0.12 से लेकर 0.14% तक व फास्फोरस 0.09% से लेकर 0.11% या फिर 900 से 1100 ppm। फास्फोरस खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु दही में दूध के लैक्टोज का किण्वन होने से लैक्टिक अम्ल बन जाता है। परंतु दही में दूध के लैक्टोज का फर्मेंटेशन होने से लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बन जाता है। कौन बैक्टीरिया काम करता है? तो लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है, दही में अम्लता जो होती कितनी हो जाती है? तो ताजे दूध में अम्लता 0.12 से लेके यानी 0.12 से लेके 0.14% तक होता है, लेकिन दही में जो यही अम्लता कितनी हो जाती है? तो यही अम्लता दही में जो होता है 0.7 से लेके 1% तक, यानी कि 7000 से 1000 यानी 7000 से 10,000 ppm मात्रा हो जाती है तक पाई जाती है। ठीक, दही बनने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस यानी कि दही बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस व लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिकस बैक्टीरिया उत्तरदायी हैं। फिर से, दही बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस व लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिकस बैक्टीरिया उत्तरदायी है। नेक्स्ट है क्रीम। डिस्कस अबाउट क्रीम। क्रीम क्या होता है? तो दूध का वह उत्पाद इसमें फैट की मात्रा 18 से 60% तक होती है, यानी कि दूध का वह बाई प्रोडक्ट जिसमें फैट की मात्रा 18 से 60% तक होती है उसे हम क्रीम कहते हैं। दूध से क्रीम सेपरेटर यंत्र द्वारा पृथक किया जाता है, यानी कि दूध से जो क्रीम होता है यह क्रीम सेपरेटर द्वारा अलग किया जाता है। क्रीम निकालते समय दूध का तापमान 32 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखना चाहिए। पतली क्रीम जिसे हम टेबल क्रीम के नाम से जानते हैं, इसमें फैट की मात्रा जो होती है वो 18 से 25% तक होती है, जबकि व्हिपिंग क्रीम में फैट की मात्रा 25 से 45% तक पाई जाती है। गाढ़ी क्रीम जिसे हम प्लास्टिक क्रीम के नाम से जानते हैं, इसमें फैट की मात्रा 45 से 60% तक पाई जाती है, वह 45% से कम पानी की मात्रा पाई जाती है। फिर से अच्छा देख लेते हैं एक बार। डिस्कस अबाउट क्रीम। क्रीम का मतलब क्या होता है? दूध का वह बाई प्रोडक्ट जिसमें फैट की मात्रा 18 से 60% तक होती है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, उसे हम क्रीम कहते हैं। दूध से क्रीम सेपरेटर यंत्र द्वारा अलग किया जाता है। क्रीम निकालते समय दूध का तापमान 32 से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखना चाहिए। पतली क्रीम जिसे हम टेबल क्रीम के नाम से जानते हैं, इसमें फैट की मात्रा 18 से 25% तक होती है, जबकि व्हिपिंग क्रीम में फैट की मात्रा कितनी होती है? तो यह 25 से लेकर 45% तक होती है। और गाढ़ी क्रीम जिसे हम प्लास्टिक क्रीम के नाम से जानते हैं, इसमें फैट की मात्रा जो होती है 45 से लेकर 60% तक होती है। 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया, 18 से चालू किया है और 60 तक खत्म किया। पहला स्टेज आपका 18 से 25 तक, दूसरा स्टेज 25 से 45 तक, तीसरा स्टेज 45 से 60 तक। कितने का अंतर है? तो यह 20% का अंतर है। कितने का अंतर है? तो 20% का अंतर है। और प्लास्टिक क्रीम में फैट की मात्रा जो होती है कितनी पाई जाती है? तो प्लास्टिक क्रीम में फैट की मात्रा पानी की मात्रा जो होती है वो 45% से कम पाई जाती है।
नेक्स्ट मेथड है क्रीम निकालने की विधियाँ। क्रीम निकालने की विधियाँ, तो क्रीम निकालने की कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। तो पहले नंबर पे दिया है ग्रेविटेशनल मेथड। यह विधि कम उपयोगी एवं सरल है। इस विधि में दूध को बर्तनों में भरकर ठंडे स्थान पर 10 से 24 घंटे तक रखते हैं, जिससे फैट परत के रूप में दूध के ऊपर आ जाती है। यह निम्न प्रकार की होती है, यानी कि जो ग्रेविटेशनल मेथड होती है वो निम्न प्रकार की होती है। पहले नंबर पे क्या होता है, तो उथली कढ़ाई विधि होता है। दूसरे नंबर पे गहरी कढ़ाई विधि होता है। तीसरे नंबर पे दूध में पानी निकाल कर क्रीम निकालना, यानी कि दूध में पानी निकाल कर क्रीम निकालना। दूसरे नंबर का मेथड है जर्सी क्रीम विधि। इस विधि में प्रयुक्त बर्तन 2 दीवारों का बना होता है। इस विधि में प्रयुक्त बर्तन 2 दीवारों का बना होता है तथा इन दीवारों के बीच रिक्त स्थान में 88 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म पानी भरते हैं। फिर से इस विधि में प्रयुक्त नेक्स्ट मेथड है क्रीम निकालने की विधियाँ। तो क्रीम निकालने की कौन कौन सी विधियाँ, एक तो आपका ग्रेविटेशनल मेथड होता है। दूसरे नंबर पे कौन सा मेथड रहता है, तो दूसरे नंबर पे जर्सी क्रीम मेथड है। तीसरे नंबर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेथड है। एंड इसके बाद नहीं है, 3 ही मेथड है। तो पहले मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे दिया है क्या, तो पहले नंबर पे दिया है ग्रेविटेशनल मेथड। यह विधि कम उपयोगी एवं सरल है। इस विधि में दूध को बर्तनों में भरकर ठंडे स्थान पर 10 से 24 घंटे तक रखते हैं, जिससे वसा परत के रूप में दूध के ऊपर आ जाता है। यह निम्न प्रकार की होती है। ठीक, यह निम्न प्रकार की होती है। पहला मेथड होता है उथली कढ़ाई विधि। दूसरा मेथड होता है गहरी कढ़ाई विधि। तीसरा होता है दूध में पानी निकालकर क्रीम निकालना। दूसरे नंबर का मेथड है जर्सी क्रीम विधि। इस विधि में प्रयुक्त बर्तन 2 दीवारों का बना होता है तथा इन दीवारों के बीच रिक्त स्थान में 88 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म पानी भरते हैं। तीसरे नंबर का मेथड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेथड। यह क्रीम निकालने की श्रेष्ठ व वैज्ञानिक विधि है जो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि में सेपरेटर यंत्र काम में लेते हैं, जिसमें पतली एवं गाढ़ी क्रीम निकाली जा सकती है। फिर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यह क्रीम निकालने की श्रेष्ठ और वैज्ञानिक विधि है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर काम करती है। इस विधि में सेपरेटर यंत्र काम में लेते हैं, जिससे पतली व गाढ़ी क्रीम निकाली जाती है। नंबर 1 बाउल। यह सेपरेटर मशीन का मुख्य भाग होता है, यानी कि जो बाउल होता है यह सेपरेटर मशीन का मुख्य भाग होता है, इसलिए इसे मशीन का हृदय या फिर हार्ट भी कहते हैं। यानी कि जो बाउल होता है इसी को मशीन का हृदय भी कहते हैं तथा यह दूध सेपरेटर एवं क्रीम को अलग करने का काम करता है। यानी बाउल जो होता है दूध यानी कि यह दूध जिसे हम सेपरेटर के नाम से जानते हैं एवं क्रीम को अलग करने का काम करता है। दूध और क्रीम को अलग करने का काम करता है कौन, बाउल। नेक्स्ट है स्क्रीव यानी कि दूसरे नंबर पे क्या आता है, तो दूसरे नंबर पे आता है फिर से देख लेते हैं क्रीम निकालने की विधियाँ। यह कौन सी विधियाँ थी, तो ग्रेविटेशनल मेथड होता है। दूसरे नंबर पे जर्सी क्रीम विधि है। तीसरे नंबर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो पहले के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पे दिया ग्रेविटेशनल मेथड। यह मेथड कम उपयोगी एवं सरल है। इस विधि में दूध को बर्तनों में भरकर ठंडे स्थान पर 10 से 24 घंटे तक रखते हैं, जिससे वसा परत के रूप में दूध के ऊपर आ जाती है। यह निम्न प्रकार की होती है, यानी कि यह निम्न प्रकार की होती है। पहले नंबर पे उथली कढ़ाई विधि होता है। दूसरे नंबर पे गहरी कढ़ाई विधि होता है। तीसरे नंबर पे दूध में पानी निकाल कर क्रीम निकालना, दूध में पानी निकाल कर क्रीम निकालना। दूसरे नंबर का मेथड है जर्सी क्रीम मेथड। इस विधि में प्रयुक्त बर्तन 2 दीवारों का बना होता है तथा इन दीवारों के बीच रिक्त स्थान में 88 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म पानी भरते हैं। नेक्स्ट है अपकेंद्री बल विधि, यानी जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेथड के नाम से जानते हैं। यह क्रीम निकालने की श्रेष्ठ एवं वैज्ञानिक विधि है जो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर आधारित है।
नेक्स्ट, इस विधि में सेपरेटर यंत्र काम में लेते हैं जिसमें पतली एवं गाढ़ी क्रीम निकाली जाती है। इसमें बाउल यानी कि पहले नंबर पे आता है बाउल। यह सेपरेटर मशीन का मुख्य भाग है, इसलिए इसे मशीन का हृदय या फिर हार्ट भी कहते हैं तथा यह सेपरेटर एवं क्रीम को अलग करने का काम करता है। क्रीम स्क्रू, जिसे हम क्रीम स्क्रू, यह क्रीम को पतली या फिर गाढ़ी प्राप्त करने में सहायक है। अगला है डिस्कस अबाउट कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है? तो बच्चा देने के तुरंत बाद से 5 दिन तक मादा पशु के थनों से प्राप्त होने वाला क्षरण जो दूध की अपेक्षा गाढ़ा एवं पीलापन लिए होता है, खीस कहलाता है। या फिर प्रसव के तुरंत बाद प्रथम जो हमें लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है उसी को हम दूध कहते हैं। खीस में दूध की अपेक्षा प्रोटीन, खनिज, लवण एवं विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। खीस नवजात पशु के लिए अत्यंत उपयोगी है क्योंकि खीस में रोग प्रतिरोधी यानी रोग प्रतिरोधी, जिसे हम एंटीबॉडीज के रूप में जानते हैं, पाए जाते हैं, जो नवजात बछड़े को इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, खीस में लैक्टो एल्ब्यूमिन एवं ग्लोब्युलिन प्रोटीन की अधिकता के कारण उबालने पर फट जाती है। यानी कि खीस में लैक्टो एल्ब्यूमिन तथा ग्लोब्युलिन प्रोटीन की अधिकता के कारण उबालने पर फट जाती हैं। गाय के खीस में प्रोटीन 16% तक तथा भैंस के खीस में प्रोटीन 21% तक पाई जाती है। फिर से, गाय के खीस में प्रोटीन 16% तक तथा भैंस के खीस में प्रोटीन 21% तक पाई जाती है। खीस मृदुरेचक का काम करती है, यानी कि खीस जो होता है वो मृदुरेचक का काम करती है, जिससे नवजात पशु का पेट साफ होता है। फिर से, खीस जो होता है मृदुरेचक का काम करता है, जिससे नवजात पशु का पेट साफ होता है। लेकिन खीस में लैक्टोज दूध की अपेक्षा कम पाया जाता है। लेकिन खीस में जो लैक्टोज होता है वो दूध की अपेक्षा कम पाया जाता है। नवजात बछड़े को शरीर भार का 1/10 भाग खीस पिलाई जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है छेना एवं पनीर। डिस्कस अबाउट छेना एंड पनीर। दूध का वह पदार्थ जिसे गर्म दूध को साइट्रिक अम्ल या फिर साइट्रिक फलों के रस द्वारा फाड़कर तैयार किया जाता है। फिर से, दूध का वह पदार्थ जिसे गर्म दूध को साइट्रिक अम्ल या फिर साइट्रिक फलों के रस द्वारा फाड़कर तैयार किया जाता है, क्या कहलाता है? छेना या फिर पनीर कहलाता है। उत्तम किस्म का छेना तैयार करने के लिए गाय का पुढ़ दूध उपयोग में लिया जाता है। यानी कि उत्तम किस्म का छेना तैयार करने के लिए गाय का पुढ़ दूध उपयोग में लिया जाता है, यानी कि गाय का शुद्ध दूध उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स। गाय की घी नेक्स्ट हेडिंग है स्टैंडर्ड्स। फिर से, गाय के घी का मानक, यानी गाय के घी का मानक। एक तरफ सीरियल नंबर दिया, दूसरी तरफ गाय के घी का मान दिया है और उसका वैल्यू दिया है। रिचर्ड माइकल मान, यानी कि रिचर्ड माइसल मान कितना होता है? तो 26 से लेके 28 होता है। पोलैंसकी मान कितना होता है? तो 1.5 से लेके 2.5 होता है। साबुनी सैपोनिफिकेशन मान कितना होता है? तो 222 से लेके 226 होता है। मक्खन अपवर्तनांक कितना होता है? तो 40.5 से लेके 42.5 होता है। ऑलिक अम्ल का मान कितना होता है? तो <1.5% होता है। क्रिस्नर मान कितना होता है? तो 20 से 25% तक होता है। पानी कितना होता है? तो 0.5% से कम होता है। फिर से, जो गाय के घी का मानक, यानी गाय के घी का मानक कितना होता है? तो गाय के घी का मान और दूसरी तरफ भी है वैल्यू। रिचर्ड माइसल मान कितना होता है? 26 से 28 होता है। पोलैंसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 1.5 से लेकर 2.5 होता है। सैपोनिफिकेशन वैल्यू कितनी होती है? तो 226 होता है। मक्खन का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 40.5 से लेकर 42.5 होता है। ऑलिक अम्ल का वैल्यू कितना होता है? तो जो लेस देन 1.5 होता है। क्रिस्नर मान कितना होता है? तो 20 से 25% तक होता है। वाटर जो होता है वो लेस देन 0.5% तक होता है।